Alright, class 9. Now we move on to the chapter 2 Constitutional Design, lecture 1. Overview. There are certain basic rules that the citizens and the government have to follow. All such rules together are called constitution. So in this chapter we will talk about the constitutional design. तो किसी भी देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. जैसे किसी स्कूल में रहते हुए रूल रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, वैसे ही किसी भी देश में उसके सिटीजन्स के लिए रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. ओके. As the supreme law of the country, the constitution determines the rights of citizen, the power of the government and how the government should function. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र किया जाता है जो हमारे देश के लिए सबसे बड़े लॉ या कानून के तौर पे काम करते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट ऑफ सिटीजन. पहली बात ये करता है अधिकारों की, जो नागरिक है उनके अधिकार. द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की पावर या सरकार की ताकत. एंड हाउ द गवर्नमेंट शुड फंक्शन, और सरकार कैसे काम करेगी. तो ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं. इन दिस चैप्टर वी आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी. ओके. इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. वो क्वेश्चन क्या क्या होंगे? व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए. हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, किसी कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया है या बनाया जाता है. Who designs them and in what way, कौन उनको बनाता है और कैसे. What are the values that shape the constitution in democratic states. इनमें ऐसी कौन सी वैल्यूज होती हैं जो किसी भी देश को डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करती हैं या डेमोक्रेटिक वे में कन्वर्ट करती हैं. Once a constitution is accepted, can we make changes later as required by the changing conditions. और अगर एक बार कोई constitution बन जाए, उसको स्वीकार कर लिया जाए, तो क्या उसमें बदलाव किया जा सकता है. उसके बदलाव करने का तरीका क्या है, ये भी इसमें आपको दिखाई देगा. We begin this chapter by on looking at what happened there and how the South African went about this task of designing their constitution. Then we turn to how the Indian constitution was made, what its fundamentals value are, and how it provides a good framework for the conduct of citizens' life and that of government. तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से. उसका बनना कैसे हुआ और फिर कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल को लेकर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे इसकी वैल्यूज ली गई, कैसे इसने देश के लोगों को एक बेस्ट फ्रेमवर्क दिया, कैसे इसने लोगों को अधिकार दिए और कैसे सिटीजन्स लाइफ जो है उसका सरकार के साथ रिश्ता जो है वो यहाँ पर तय किया गया. सो दिस इज द नेल्सन मंडेला. He said in the beginning of this chapter, you will read the words of Nelson Mandela. What he said: I have fought against white domination and I have fought against black domination. मैं white यानी अंग्रेजों के डोमिनेशन या अब अंग्रेजों के दबाव के या अंग्रेजों की तानाशाही के या अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ लड़ा हूँ. आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन. और मैं काले लोगों के लिए, जो काले लोगों की डोमिनेशन है, काले लोगों की जो रूल है, डोमिनेशन है, उसके खिलाफ लड़ा हूँ. आई हैव चेरिश्ड द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी. और मैं उस आइडियल के ऊपर विश्वास रखता हूँ, मैं उस बात पे विश्वास रखता हूँ जिसमें एक सोसाइटी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक हो और जिसमें सभी लोग ब्लैक और वाइट एक साथ शांति से एक समान मौके या अवसरों के साथ रह सके. इट इज़ एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव. और यही एक वो आदर्श है जिसके लिए मैं काम करता हूँ और उसको मैं अचीव करने की कोशिश करता हूँ. बट इफ नीड्स बी इट इज़ एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई. और अगर इस कारण के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ. तो इसका कहना है कि इसकी लड़ाई किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप, कलर या किसी भी रिलीजन के लिए नहीं है. ये मानवता के लिए लड़ाई लड़ रहा है जिसमें सभी लोगों को एक समान अधिकार मिलेंगे, कोई किसी के जुल्मों से परेशान नहीं होगा, फिर वो चाहे ब्लैक हो चाहे कोई वाइट हो. तो यहाँ पर वाइट्स ने ब्लैक पीपल पे, इंडिया पे, बहुत सारे देशों पे रूल किया है, बट स्टिल यहाँ पर
नेल्सन मंडेला जैसे लोग व्हाइट्स के खिलाफ कोई भी बदले की भावना नहीं रखते हैं। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग अबाउट साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने पूरी दुनिया को यह सबक दिया कि मानवता किसी भी बदले की भावना से सबसे बड़ी है। सो दिस वॉज द सीन इन द वाइट डोमिनेशन। आपको वहां पे दिखाई देगा सिटी ऑफ डर्बन, साउथ अफ्रीका की सिटी है। इसमें क्या कहा गया है, अंडर द सेक्शन ऑफ 37 ऑफ द डर्बन, दिस इज द रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर ऑफ द वाइट रेस ग्रुप। ये जो बीच है यहाँ पर सिर्फ वाइट पीपल ही अलाउड हैं फॉर यूज बाय द वाइट पर्सन। और ऐसी बहुत सारे बोर्ड्स आपको हर जगह दिखाई देते थे जब वाइट रूल वहां पर था। तो ब्लैक पीपल के देश में अंग्रेजों ने अपना रूल कायम किया, जैसे इंडिया में किया था। वहां के वो फिर निवासी बने और वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई। और फिर उस वाइट सरकार ने वहां पे क्या किया, ब्लैक पीपल को काफी साइड में कर दिया, उनके साथ काफी गंदा सलूक किया गया। ओके, तो नेल्सन मंडेला वाज ट्राइड फॉर द ट्रीजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। और नेल्सन मंडेला ने जब ये लड़ाई लड़ी ब्लैक पीपल के लिए, तो उनको जेल में डाल दिया गया। 28 साल तक वो जेल में रहे थे। He and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 64 for daring to oppose the apartheid regime in this country. 1964 में उनके सात साथी और थे जिनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। He spent 28 years in South Africa's most dreaded prison, Robben Island. साउथ अफ्रीका का एक आइलैंड है, काफी अकेली जगह है पूरे देश से, ये लगा लो। और उस देश की प्रिजन में 28 साल बिताए हैं नेल्सन मंडेला ने अपनी जिंदगी के। ये बहुत ही कड़ा संघर्ष माना जाता है और इस वजह से आपको नेल्सन मंडेला के नाम के रोड भारत में भी दिखाई देंगे, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड उनके बलिदान की रिस्पेक्ट करता है। सो नाउ स्टार्ट नोट मेकिंग फ्रॉम हेयर। यहां से नोट मेकिंग आपको स्टार्ट करनी है। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड है क्या, सबसे पहले देखेंगे। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। द व्हाइट यूरोपियंस इंपोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जिसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम कहा जाता है, यानी रंग भेद की नीति। तो ये रंग भेद की नीति सबसे पहले साउथ अफ्रीका से निकली थी। ये अपने आप में यूनिक थी। यूनिक किस बात में थी कि यहाँ पर रंग के हिसाब से लोगों से बर्ताव किया जाता था। अगर किसी की चमड़ी का रंग व्हाइट है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसको ट्रीट किया जाता था एक वेल सिटीजन के तौर पे। और जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्लैक स्किन किसी भी इंसान को बहुत ही जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। तो ये साउथ अफ्रीका की एक अनोखी कहानी थी, इसे अपार्थाइड कहा गया है। During the 17th and 18th centuries, the trading companies from Europe occupied it with arms and force in the way they occupied India. 17th और 18th सेंचुरी में आपको पता ही है बहुत सारे विदेशी जो थे, यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ये जो चोर उचक्के थे यूरोप के, इन्होंने अफ्रीका और एशिया के देशों पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इनके पास पैसा था, पावर थी, हथियार थे, तो आसानी से इन्होंने कब्जा कर लिया। जैसे ये इंडिया में आए थे वैसे ये अफ्रीका में भी गए। But unlike India, a large number of white had settled in South Africa and became the local rulers. लेकिन अंग्रेज जैसे इंडिया में आए थे वैसे अफ्रीका में नहीं रहे, वहां पर ये सेटल हो गए, वहां पे रहने लगे और लोकल रूलर्स बन गए। इंडिया से चले गए थे लेकिन अफ्रीका के ये निवासी बन गए थे। They made up about 3/4 of the population and were called blacks. तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को व्हाइट्स कहा और एक हिस्सा जो यहाँ के मेजोरिटी का था, 3/4 हिस्सा जो था, यानी 4 में से 3 हिस्से अगर आप लगा लो, तो वो ब्लैक पीपल का था, तो उनको इन्होंने ब्लैक कहा। इसके अलावा बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर इसके अलावा ब्लैक पीपल के अलावा भी और दूसरे लोग रहते थे जिन्हें कलर पीपल कहा गया। मतलब जो ना ब्लैक थे ना व्हाइट थे, बीच के थे, उन्हें कलर कहा गया। और कुछ ऐसे लोग थे जो इंडिया से गए थे, अफ्रीका में इंडिया से लोग गए थे एज इंडेंचर लेबर, लेबर करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। इंडिया में बहुत सारे गरीब लोग अफ्रीका गए थे, वहां की माइंस में, प्लांटेशन में इन्होंने काम किया था।
So note down all this. These all are very important. Note making is most important. Again, I'm saying start your note making for this second chapter with this. Okay, struggle against apartheid. Now the white rulers treated all non-white as inferiors. तो जब ये ब्लैक लोग यहाँ पे मेजोरिटी के थे, इन वाइट रूलर्स के नीचे आए तो इन्होंने इनके साथ काफी गलत या ये कह सकते हो नीच व्यवहार किया. द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट. इनको वोटिंग राइट्स नहीं थे. द अपार्थाइड सिस्टम वाज पार्टिकुलरली ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक. और ब्लैक्स के लिए तो और मुश्किल हालात थे. एक तो ब्लैक्स थे, एक कलर्ड थे और इंडियन जो लोग थे उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं थे. और इनमें से जो ब्लैक थे उनकी सबसे बुरी हालत होती थी. So these black people were targeted badly. They were forbidden from living in white areas. White areas में black का रहना allowed नहीं था. They could not work in white areas. वो white areas में काम भी नहीं कर सकते थे unless if they had a permit. अगर उनके पास permit था काम करने का तो अभी वो white area में आ सकते थे. Train, buses, taxis, hotels, hospitals, schools and college, libraries, cinema, theater, beaches, swimming pool, public toilet were all separate for the white and blacks. जितने भी पब्लिक फैसिलिटीज थी सारी अंग्रेजों और कालों के लिए अलग अलग थी. अफ्रीकन पीपल एंड white people they were separate. This was called segregation. इसे segregation कहा गया. They could not even visit the church. और वो चर्च में भी नहीं जा सकते थे. आप सोच सकते हैं अगर भगवान के दरवाजे को भी कलर के हिसाब से एंट्री करने के लिए खोला जाए तो ये कितनी ज़्यादा नरकीय जीवन होगा उस टाइम पे. ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्राइबल ट्रीटमेंट. और ब्लैक इस सारे अत्याचारों के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा सकते थे. So this was the terrible treatment for the black people. Since 1950, the blacks, colored Indian fought against the apartheid system. और 1950 से लड़ाई की शुरुआत हुई जिसमें सभी ब्लैक, कलर्ड और इंडियन लोगों ने भाग लिया. दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स. उन्होंने हड़ताल की, मार्चेस किया. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी जो नेल्सन मंडेला की पार्टी थी was the umbrella organization. Umbrella organization उसे कहते हैं जो सभी लोगों को साथ लेकर आती है. They led the struggle against the policies of segregation. और उन्होंने segregation की पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी. Several countries denounced apartheid as unjust and racist. बहुत सारे देशों ने भी साउथ अफ्रीका की अपार्थीड या इस सेग्रीगेशन की नीति का विरोध किया. साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में भी पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया गया था ड्यूरिंग द अपार्थीड सिस्टम. पूरे दुनिया ने इसको धिक्कारा था. But the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. लेकिन इन सब के बावजूद भी white गवर्नमेंट यहाँ पर रूल करती रही. उसने बहुत सारे ब्लैक पीपल को जेल में डाला, उनको टॉर्चर किया और मारा. हजारों लोग इसमें मारे गए थे. So how did this come about? Let us hear Mandela and the first president of the New South government on the extraordinary transition. तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला की फिर एक बात याद आती है. ये नोट मेकिंग में नहीं होगा, सिर्फ यहाँ तक आपकी नोट मेकिंग रहेगी कलर्ड पीपल तक. तो फिर ये सब कैसे हुआ कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल का रूल आया. तो उसके लिए नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है. हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the other. ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन व्हाइट और ब्लैक पीपल फाइनली शांति की बातचीत पर सहमत होते हैं और अपार्थाइड से डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाते हैं.
और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर अच्छाई थी। माई विश इज दैट साउथ अफ्रीकन नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस। और मैं ये इच्छा करता हूँ कि साउथ अफ्रीका के लोग अपनी इस अच्छाई को, अपने इस विश्वास को कभी न छोड़ें। That they cherish that faith in human being is the cornerstone of our democracy। और वो अच्छाई या वो विश्वास ये है कि मानवता ही डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन है। डेमोक्रेसी के लिए सबसे जरूरी मानवता है, ना कि किसी तरह का कोई बदला या कोई कलर या कोई और बात। मानवता के लिए जो अच्छा है वही डेमोक्रेसी है। So this is the end of your lecture 1. Stay tuned for the next lecture. Note down your important topic of this chapter. Okay, they all are very important. Okay, so stay tuned for the next lecture. Until then, stay safe, stay active. Thank you.